हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसमें हम आज चैप्टर 3 देखेंगे और ये चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, इसके पहले हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट किया है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप उसको जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपका बेसिक है। और उसके बाद क्या है, आपका जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, हम आगे पढ़ते जाएंगे तो ये क्या होगा, हमारा सब आगे बढ़ते जाएगा। तो इसके कारण क्या हो, जो पीछे बेसिक वाली जो चीज़ें हैं वो हमसे छूटते जाएंगी। ठीक है, आप इसलिए अगर आप नहीं पढ़े उसको पढ़ लीजिए, ताकि क्या हो, आगे की जो चीज़ें हैं वो टफ होती जाती हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें हमने पिछले चैप्टर में समझा है कि पृथ्वी के आंतरिक रूप से हमने जो जो पृथ्वी का आंतरिक रूप है, इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। ठीक है, इसको 3 हिस्सों में विभाजित किया है। और इसका आपका प्रथम हिस्सा क्या होता है, आपका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जो ऊपरी परत है ये क्या होता है, आपका पहला हिस्सा है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड हिस्सा आपका क्या आता है, इसमें मेंटल वाला भाग है ये। ओके, सेकंड हिस्सा क्या आपका मेंटल वाला भाग के नाम से जानते हैं। और तीसरा आपका क्या होता है, ये क्रोड है। अंदर वाला जो भाग होता है वह क्रोड के नाम से जाना जाता है। इसको हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। उसके बाद आपका फोर्थ क्या है, ये जो ये ऊपरी सतह है। ठीक है, जो सबसे ऊपरी सतह है, जो परत है, इसे स्थलमंडल या पर्पटी के नाम से जाना जाता है। और यह क्या है, आपका अलग अलग स्थलमंडल प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, जो ये ऊपरी सतह है, अलग अलग जो स्थलमंडल हैं उस प्लेटों के आधार पर विभाजित है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें कि मेटल के बारे में। जो बीच में है मेटल, उसमें क्या होता है कि लावा घूमते रहता है, जो मैग्मा बाहर निकलता है ना। आप ज्वालामुखी में पढ़े हो, जो लावा होता है नीचे घूमते रहता है, और इसके ऊपर प्लेट होता है और इसी पर स्थल मंडल विभाजित होता है। इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, जो प्लेट होता है इसी पर स्थल मंडल विभाजित होता है। और प्लेट कुछ बड़े और कुछ छोटे हो सकते हैं। ठीक है, सभी ऐसे नहीं है कि एक ही आकार में होंगे। जो प्लेट होते हैं कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। ओके, आगे बताया गया है इसमें कि इन प्लेटों में क्या होती है, धीमी गति होती है, क्योंकि बीच में जो लावा है या वृत्तीय रूप में क्या करता है, गति करता है। ठीक है, किस आकार में गति करता है, तो यह वृत्तीय रूप में गति करता है। और गति करने के कारण इसके ऊपर जो स्थित जो प्लेट है उसमें भी कुछ गति होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर नीचे गति हो रहा है और क्रिया हो रही है तो ऊपर में भी कुछ गति होगी। और गति की दर भी इसमें बताया गया है कि साल भर में कुछ मिलीमीटर का परिवर्तन होते रहता है इसमें। ठीक है, साल भर में कुछ मिलीमीटर का इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसमें पृथ्वी के परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। जो पृथ्वी है उसमें जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। आगे इसमें बताया गया आपका पृथ्वी परिवर्तन के विषय में। इसमें पृथ्वी के परिवर्तन को हमने 2 टाइप्स में देखे हैं। ठीक है, 2 भाग में देखे हैं। पहला आपका क्या है, देखो इसमें पहला आपका क्या है, एंडोजेनिक है। इसको हम अंतर्जनित बल कहते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है, एंटोजेनिक, अंतर्जनित बल। सेकंड आपका क्या है, एक्सोजेनिक, इसको बोला जाता है बहिर्जनिक बल। ठीक है, इसको याद रखना। फर्स्ट एंडोजेनिक, सेकंड आपका क्या है, एक्सोजेनिक, यानी अंतर्जनित बल और बहिर्जनिक बल। ओके, आगे इसमें बताया गया है वह परिवर्तन जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण होता है। ठीक है, जो ऐसे परिवर्तन जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण होता है वह अंतर्जनिक बल कहलाता है। ठीक है, अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, इसको याद रखना। और वह परिवर्तन जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर होता है। ठीक है, जो परिवर्तन पृथ्वी के ऊपरी भाग पर होता है, ऊपरी सतह पर होता है, जैसे हवा, जल, ये सब के कारण होता है, इसे क्या बोला जाता है, बहिर्जनिक बल कहते हैं। ठीक है, जो बाहरी रूप से होता है, क्या है आपका ये बहिर्जनिक बल। ठीक है, इसको याद रखना। और आगे बताया गया आपका पृथ्वी की गति के बारे में। ठीक है, पृथ्वी की गति के बारे में इसमें बताया गया है। पृथ्वी की जो गति है इसमें चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया गया है इसमें। और पृथ्वी की जो गतियाँ इसमें 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट क्या है आपका अंतर्जनित बल, सेकंड क्या है आपका बहिर्जनित बल। ठीक है,
और इसमें आपका अंतर्जनित जो बल है इसमें आकस्मिक बल, ठीक, और इसमें आकस्मिक बल और क्या आपका पटल विरूपण बल है, ठीक है। पहला क्या आपका आकस्मिक बल, सेकंड पटल विरूपण बल। जो आकस्मिक बल है ये, इसको हम समझेंगे, यह होता है आकस्मिक बल, यह बहुत तेज़ी से घटित होता है, ठीक है। जो आकस्मिक बल होता है अचानक से आता है और क्या होता है बहुत तेज़ी से घटित होता है। जैसे आपका भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, तो ये सब किस में आता है, तो आपका आकस्मिक बल में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना। सेकंड आपका क्या है इसमें पटल विरूपण बल। इसका मतलब है कि कुछ आकृतियों को बनाने वाला बल होता है, जो आकृतियाँ बनाती हैं, ठीक है। जैसे आपका इसमें बताया गया है पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है। यानी कुछ आकृतियाँ हैं जो बनाती हैं, जैसे आपका पर्वत निर्माणकारी बल बताया गया है। हमने क्या किया है, पढ़ा है पिछले उसमें चैप्टर में, आपका सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। जो मैग्मा होता है, बाहर निकलता है लावा, उससे क्या होता है पर्वतों का निर्माण होता है। यानी जो आग्नेय शैल से, हमने पिछले चैप्टर में इसको अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। इसलिए बार बार बोल रही हूँ, अगर आप नहीं पढ़े हो तो चैप्टर 2 को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें बहिर्जनित बल के बारे में। बहिर्जनित बल क्या आपका, देखो इसमें बताया गया है अपर्दान और निक्षेपण, ठीक है। अपर्दान और निक्षेपण। बहिर्जनित बल क्या आपका पृथ्वी के ऊपरी सतह पर होने वाली जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, वह आपका बहिर्जनित बल कहलाता है, ठीक। फर्स्ट इसको याद रखना। और पृथ्वी के सतह पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 2 भागों में इसको चेंज होते हुए इसमें बताया गया है 2 तरीके से। फर्स्ट क्या आपका अपर्दान और निक्षेपण, ठीक है। इसमें आपका बताया गया अपर्दान और निक्षेपण। तो इसको हम समझेंगे। जो अपर्दान और निक्षेपण है, इसका मतलब क्या आपका, यानी इसमें बताया गया आपका नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम समझेंगे अपर्दान और जो निक्षेपण है ये क्या है, ठीक है। तो अपर्दान जो निक्षेपण, ये अपर्दान मतलब क्या आपका किसी भी चीज़ का टूट फूट जाना, ये क्या होता है आपका अपर्दन कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है निक्षेपण। निक्षेपण क्या आपका फिर से एक जगह से दूसरी जगह में हवा या जल या बर्फ के माध्यम से इसको ले जाना, ठीक है। यानी निक्षेपण क्या होता है आपका एक जगह से दूसरी जगह हवा या जल के माध्यम से एक दूसरी जगह पर ले जाना। यानी हवा जब चलता है या फिर जब जल यानी बहाव होता है, पानी बहता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ये क्या कहलाता है आपका निक्षेपण, ठीक है। इसमें आपका बताया गया पवन है, समुद्री तरंग है, हिमनद है, ठीक है। ये सब चीज़ को हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे हम भूकंप, ज्वालामुखी, बहित जल के माध्यम से स्थलों का निर्माण, पवन और जो समुद्री तरंग है, हिमनद है, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया आपका, ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में हम समझेंगे। जो थोड़ा बहुत हमने क्या किया पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, हम फिर से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसमें बताया गया है कि हमने पृथ्वी को 3 भागों में बांटकर समझा है। सबसे पहले इसको याद रखना है, हमने क्या किया पृथ्वी को 3 भागों में बांटकर समझा है। फर्स्ट आपका क्या है भू प्रॉपर्टी, सेकंड आपका मेटल, थर्ड आपका क्या है क्रोड, ठीक है। और मेटल में क्या आपका लावा घूमते रहता है और यह लावा क्या होता है परपटी से होते हुए बाहर निकलता है, ठीक। ये आपका है क्या हो रहा है, ये परपट्टी के माध्यम से होकर लावा बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं ज्वालामुखी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। और चित्र में देखेंगे हम इसमें, इसको क्या बताया गया आपका, ये जो लाइन है पाइप है ना बाहर जो निकलता है, क्या आपका गैस व राख है। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ये क्या आपका ये मुहाना है जहाँ से निकलता है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, इसको हम क्या बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। इसको ध्यान देना, ये क्या है क्रेटर है। उसके बाद क्या है आपका निकासी, या इसको क्या बोला जाता है वेंट, ठीक है। निकासी या निकासी वेंट कहते हैं। और इससे क्या होता है आपका गैस या जो राख है, राख के रूप में लावा निकलता है, ठीक है। रूप में क्या होता है आपका लावा निकलता है और अलग अलग माध्यम से ये टूट जाता है, ठीक है। जो लावा है निकलता है और अलग अलग माध्यम से क्या होता है ये ऐसे टूट जाता है।
और इसके बाद क्या है, ये भूपट्टी पर लावा पिघलते हुए पदार्थ क्या होता है, अचानक बाहर आने लगते हैं। ठीक है, कुछ क्या है आपका ऐसे बाहर निकलता है, कुछ अलग अलग तरीके से क्या होता है बाहर निकलता है, जहाँ से उसको जगह मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है अचानक से बाहर आने लगता है। और उसके बाद ये क्या होता है, पर्वत का निर्माण, जो जहाँ पे जैसे जिस आकृति में ये फैले उस चीज़ का क्या होता है, निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम भूकंप के बारे में। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, गैस वाराक। यहाँ पे क्या है आपका क्रिएटर है, निकास या वेंट, लावा, मैग्मा कोस्ट। ठीक है, और ये क्या है, परपट्टी है, और ये क्या आपका मेटल है। ठीक है, हमने मेटल को पहले समझा है। ओके, आगे हम देखेंगे भूकंप के बारे में। इसमें भूकंप के बारे में बताया आपका, भूकंप के बारे में क्या बताया गया, देखो इसको अच्छे से समझ लेते हैं पहले हम। इसमें आपका बताया गया है कि स्थल मंडी यानी प्लेट की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जो स्थल मंडली है, जो प्लेट है, वहाँ पर जब गति होता है तो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन होता है। और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, यानी कंपन होगा तो पृथ्वी के चारों ओर क्या होगा, गति करता है। और तो इस कंपन को क्या बोला जाता है, भूकंप कहते हैं। ठीक है, भूकंप क्या है समझ आया, क्या होता है ये, इसको हम भूकंप कहते हैं। यानी जो भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है। ठीक है, यानी जो पृथ्वी के भीतर जिस भाग से, जो क्या बोलना चाहिए, जिस भाग से क्या होता है आपका, निचले भाग से आपका शुरुआत होता है भूकंप का, है ना, तो वो क्या होता है आपका उद्गम केंद्र कहते हैं उसको। इस चीज़ का आप ध्यान देना, उसको क्या कहा जाता है आपका, उद्गम केंद्र कहा जाता है। जहाँ पर आपका इसमें झटका सबसे पहले लगेगा, जहाँ पर कंपन सबसे पहले महसूस होती है, और वहाँ पर क्या होगा आपका, मतलब जहाँ पर ज़्यादा कंपन महसूस होती है, झटका पहले लगता है, तो इसको क्या बोला जाता है, अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, इसको याद रखना। आगे बताया गया आपका, जैसे जैसे तरंगे बढ़ती हैं वहाँ पर क्या होती है, धीरे धीरे तरंग ऐसे बढ़ते जाएगा, है ना, तो क्या होती है, तीव्रता कम होती जाएंगी। ठीक है, और जैसे ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है, क्या होता है, तीव्रता कम होगी। तो तीव्रता अगर कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा, आपका नुकसान भी कम होता है। ठीक है, आगे बताया गया है आपका इसमें भूकंप कब आ सकता है। ठीक है, भूकंप कब आ सकता है इसका तो पता नहीं है। ठीक है, इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है, मगर क्या है आपका भूकंप से बचा कैसे जा सकता है इसके बारे में हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया आपका स्थानीय लोग हैं, कुछ सामान्य तरीक़ों से भूकंप की जो संभावना है उनको अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की जो उत्तेजना होती है अचानक बढ़ने लग जाती है उससे, सांपों का धरातल पर आना। ठीक है, यानी इन सब चीज़ों से जो गांव वाले होते हैं उनको ऐसे महसूस होता है कि जो स्थानीय लोग होते हैं, मतलब उनको महसूस होता है कि ये क्यों हो रहा है, ये सब अगर इस तरीके से उनके जो जानवर हैं वहाँ पर जो भी हैं, जो व्यवहार चेंज करते हैं, तो उनसे वो समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो ये उनका अनुमान होता है, उससे वे समझ जाते हैं। आगे हम देखेंगे भूकंप का मापन सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर आपका भूकंप का जो मापने का तरीका है इसको समझेंगे। भूकंप का मापन क्या आपका एक यंत्र से किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, भूकंप लेखी कहते हैं। इसको ध्यान देना, एग्ज़ाम में पहले भी पूछा जा चुका है और फिर से पूछ सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। भूकंप का जो मापन है एक यंत्र से किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, भूकंप लेखी कहते हैं। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापी जाती है, और जिसे भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। ठीक है, अगर भूकंप की तीव्रता 2.0 है तो उसका प्रभाव क्या होता है, नहीं के बराबर होता है, यानी कम होता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है तो वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। और जिस भूकंप की तीव्रता क्या होती है 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह क्या होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है इससे, तो क्या होता है, ये सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जा सकता है इसको, क्योंकि ये कई सारी चीज़ों का नुकसान पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, ये आपका भूकंप लेखी है। आगे हम देखेंगे इसमें आपका भूकंप की बचाव की जो तैयारी है इसको बताया गया है।
इसके पहले ये भुज में भूकंप के झटके आ चुके हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम थोड़ा समझेंगे अच्छे से। इसमें बताया गया कुछ कुछ जो डेट है इसको याद रखना क्योंकि पूछ सकता है, ठीक है। और इसको भी ध्यान देना क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पहले भी। तो क्या आपका ये भुज में भूकंप के झटके आए थे, आपका डेट याद रखना इसको। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। अब समझ सकते हो अगर 6.9 आया है तो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा ही तबाही हो सकता है, ठीक है। आगे हम स्थलाकृतियाँ के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आपका जो आगे बहिर्जनिक प्रक्रिया को समझेंगे और बहिर्जनिक जो बल में अच्छय और अपरदन होता है जिससे आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, चेंज होता है, परिवर्तन होते रहता है। और इसके कारक भी इसमें बताया गया है, आपका क्या है, वायु, जल, हिम। ओके, वायु, जल, हिम, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम आगे। और आगे बताया गया है कि इसमें नदी के बारे में भी है। और इसके नदी के बारे में पढ़ने से पहले हम इसमें ध्यान देंगे, आपका जो साइड में दिया गया है, हमेशा बोलती हूँ जब भी दिया गया रहे इसको पढ़ लिया करो, है ना। तो इसमें बताया गया आपका विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, ठीक है, एंजल जलप्रपात है। ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। आगे आपका है अन्य जलप्रपात, उसमें जो उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित आपका क्या है, नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है। इसका भी नाम याद रखना कि आपका नियाग्रा जलप्रपात। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है, ठीक है। कुछ कुछ नाम हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नदी के बारे में। इसमें आपका बताया गया है कि जो अत्यधिक कठोर शैल या यहाँ पर सबसे ऊंचाई से खड़े ढाल से गिरकर क्या होता है, यहाँ पर जलप्रपात बनाती है। यानी जो नदी है वहाँ पर खड़े ढाल से होते हुए नीचे गिरती है और जो वहाँ पर कठोर शैल है उसको काटते हुए नीचे गिरती है। तो ये क्या बनाती है, आपका ऊंचाई से गिरने के कारण ये जलप्रपात बनाती है। और ऊंचे से गिरने, जो ऊंचाई से गिरते हैं, है ना, और ऊंचे से गिरने के कारण क्या होगा, यहाँ पर स्थल का कटाव होगा और फिर बहाव के साथ साथ मलबे, कंकड़, मिट्टी को अपने साथ क्या करती है, ले जाती है। और आगे बताया गया है इसमें कि जब यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यह मोड़दार मार्ग यहाँ पर बहने वाले लगती है, ठीक है। यानी जो पानी है यहाँ पर मोड़दार मार्ग पर बहती है। इसमें आप देख सकते हो बताया गया आपका, ठीक है। मोड़दार मार्ग पर क्या होती है, ये बहती है और इसके बहने के कारण वहाँ पर ये बहते हुए चली जाती है। अगर ये अगली बार नदी फिर से वही बहाव, यानी जो नदी आपका मोड़दार पे जा रही है और फिर से अगर वो नदी बही और फिर से क्या होता है आपका, अगर ऐसे गई तो ठीक है। और अगर वो क्या होता है कि वहाँ पर बहाव कम हुआ तो क्या होता है, वहीं पर रुक जाती है, ठीक है। अगर बहाव कम होगा, इस बार स्पीड कम हुआ तो क्या होगा, ये रुक जाती है। और रुकने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पर जो हिस्सा होता है वहाँ पर जो रुकता है फिर वहीं से ही बहने लगता है, ठीक है। यानी जो एक बार रुक गया उसके बाद जब बहेगा तो वहीं से बहने लगता है। फिर कोई हिस्सा जो नदियों के द्वारा छूट जाता है तो वहाँ पर एक झील का निर्माण होता है, ठीक है। जो हिस्सा होता है इनके द्वारा अगर छूट जाता है तो क्या होगा, एक झील का निर्माण हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, चाप झील के नाम से जानते हैं। ओके, इसको याद रखना। इस झील का जो निर्माण होता है इसे क्या बोला जाता है, चाप झील के नाम से जाना जाता है। चाप झील का मतलब इसको हम समझ सकते हैं नदी से कटा हुआ भाग, ठीक है। जो छूट जाता है भाग वही क्या होता है आपका, चाप झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बताया गया है इसमें जो नदियाँ हैं कभी कभी अपने तटों से बाहर बहने लगती हैं और जब यह, यानी इनका तट है ऐसे, ठीक, और ये तटों से क्या होती है, ये बाहर बहने लगती हैं। अब बाहर बहने के कारण क्या होता है, जब बहाव तेज होता है तब ये बाहर बहती है और इसके कारण मैदानी क्षेत्र जो होते हैं उसमें मलबे और कई सारे निक्षेप को डाल देती है, ठीक है। यानी जो मलबा होता है, अब जाहिर सी बात है अगर स्पीड है, बहाव तेज है तो अपने साथ वहाँ के जो कंकड़ है, मिट्टी है, मलबे जो हैं उसको क्या करती है, साथ में लेकर चलती है, ठीक है। और यह निक्षेप कई नदियों से होकर लाती है और यहाँ पर क्या होता है, इसलिए यहाँ का जो बाढ़कृत मैदान है
काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, यानी जो मैदान है वहाँ का बाढ़कृत मैदान क्या होता है, उपजाऊ हो जाता है। उपजाऊ होने का रीज़न क्या है, वही क्या होता है, कई सारी नदियों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होगा। ठीक है, आगे बताया गया इसमें अंत में नदी में जाकर जब सागर से मिलती है तब यह अलग अलग धारा में बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्या है, इसमें जब यह सागर में मिलती है तो तब इसका क्या होता है, यह अलग अलग धारा में बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें आपका चित्र में बताया गया है, आप देख सकते हैं इसमें चित्र में बताया गया है कि इसे हम वितरिका के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो इसको याद रखना। ठीक है, जब ये अलग अलग धारा में बहती है तो क्या होती है, ये वितरिका के नाम से जानते हैं। जैसे यह समुद्र से मिलने वाली जो होती है, इसका स्पीड क्या होता है, कम होने लग जाता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, समुद्र से मिलने वाली होती है तो क्या होता है, इसका जो स्पीड होता है यह कम होने लग जाता है। अब कम होने के कारण क्या होगा, फिर इसका अलग अलग धारा में बंटना हो जाता है। जाहिर सी बात है, स्पीड कम होगा तो क्या होगा, अलग अलग धारा में ऐसे यह बंटने लग जाते हैं। ठीक है, बढ़ जाती है, और इसी को क्या बोला जाता है, वितरिका कहते हैं। ठीक, आई होप आप लोग को समझ आया होगा वितरिका क्या है। ठीक है, इनके साथ जो मलबा होता है, या इसके साथ मलबा था यहाँ पर जो स्पीड से बहाव होके आता है, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाता है। ठीक है, तो उनके साथ जो स्पीड में जब आया था तो उसमें मलबा भी लाया होगा, वहाँ पर जो था साथ में, है ना, मलबा होगा। तो स्पीड कम होने के कारण क्या होता है, समुद्र के मुहाने पर ही मलबों को वो गिरा देती है, वहीं पर छूट जाता है, गिरा देती है। तो यहाँ पर जो मलबे हैं तो मलबे का क्या हो जाता है, वहाँ पर ढेर होता है, और ढेर होने के कारण इससे हम इसको डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेल्टा क्या है आपका, जो नदियों का बहाव होता है स्पीड से होकर गुजरता है, तो वो वहाँ पर समुद्र तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है, स्पीड स्लो होता है। तो उसके पहले क्या होता है, ये वहाँ पर उसके मुहाने पर ही गिरा देती है। ठीक है, समुद्र के मुहाने पर गिरा देती है, और उसके बाद वो क्या होता है, वहाँ पर इसको डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको रटना नहीं है, समझना है, तो इजली आपको समझ आ जाएगा क्या है ये डेल्टा क्या है आपका, और वितरिका क्या है, मुख्य नदी क्या है ना, ये सब चीज़ को आपको समझना है। आगे हम देखेंगे समुद्री तरंग के बारे में। समुद्री तरंग क्या है, यानी इनके कार्य क्या हैं, इनके बारे में हम समझेंगे इसमें। ठीक है, ये भी, इसको भी आपको समझना ही है, रटना नहीं है, समझेंगे तो इजली आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, स्टैक क्या है, तटीय मेहराब क्या है, समुद्री गुफा क्या है, स्टैक क्या है ना, इसको हम अच्छे से भी समझेंगे। तो इसमें बताया गया आपका समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण से तट के पास जो स्थलाकृतियाँ हैं, है ना, जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उसका निर्माण होता है। ठीक है, किस कारण होता है, समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण से होता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट आपका, जब समुद्री तरंग बार बार वापस आकर तट पर स्थित सैल से टकराती है। सबसे पहले ध्यान देना क्या है आपका, जब समुद्री तरंग बार बार वापस आकर तट से, जो स्थित तट है वहाँ से आकर टकराती है। ठीक है, जब टकराती है तो उसमें दरार होगा, यानी कोई भी भारी चीज़ अगर एक ही जगह पर क्या होगा, बार बार ऐसे टकराएगा तो क्या होगा, वहाँ पर दरार आता है। और जब यह दरार बड़ा हो जाता है तब इसे हम क्या बोलते हैं, समुद्री गुफा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज़ एक ही जगह पर है, मतलब भारी चीज़ हो, वहाँ पर मारा जाएगा एक ही जगह पर, क्या होगा, वहाँ पर दरार आएगा। तो दरार होने के कारण इसके क्या बोला जाता है, समुद्री गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह क्या होता है, गुफा जब ज़्यादा ही बड़ा रूप धारण कर लेगा तो तब इसे क्या बोला जाता है, तटीय मेहराब के रूप में जाना जाता है। यानी एक ही जगह पर बार बार अगर वही होगा, है ना, मतलब प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, वो फूटने लग जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, तटीय मेहराब बोला जाता है। ओके, इसके बाद आगे बताया गया आपका, इसमें बार बार टकराकर ऊपर तक तोड़ देता है, यानी वही प्रोसेस क्रिया बार बार फिर से होगी तो क्या होगा, वहाँ पर वो जो वहाँ पर जगह है, जो दीवार है, उस साइड से क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है, और वहाँ पर जो दीवार साइड में, ये आप देख सकते हैं इसको, ये यानी ये जो भाग है ये सब टूट जाए ऐसे। ठीक है, सब ये टूट जाए धीरे धीरे तो क्या होगा, यहाँ पर एक सिर्फ एक दीवार बचा है, इसको क्या बोला जाता है,
स्टैक बोला जाता है। इस चीज़ को ध्यान देना, क्या बोला जाता है? स्टैक। ठीक है, स्टैक के नाम से जाना जाता है। और इसमें आगे बताया गया आपका कि जो समुद्री जल है, जल के ऊपर का लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए जो ऊंचे शैली है ना, ऊंची शैली तटों को क्या बोला जाता है? समुद्र भृगु कहते हैं। इसको ध्यान देना। आगे आपका बताया गया है समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी एक ही जगह पर अवसाद को जमा करती हैं तो क्या होगा? वहाँ पर समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। ठीक है, इसको आप आई होप अच्छे से समझे होंगे। इसको रटना नहीं है, समझना है। क्या चीज़ के कारण आपका समुद्री गुफा बनता है, फिर तटी मेहराब बनता है, उसके बाद स्टैक कैसे बनता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें हिमनद के बारे में। हिमनद के कार्य क्या हैं, इसको हम समझेंगे इसमें। ठीक है, इसमें बताया गया आपका कि जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे नदी बहती है और ठीक वैसे ही क्या होगा, पर्वतों की ऊपरी हिस्सों में जो हिम की नदी होती है ना, जो ऊपरी हिस्सा है, क्या होगा? हिम की ही नदी होती है और उसमें हिम, इसको क्या कह सकते हैं हम? हिमनद कह सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे नदी बहती है ठीक वैसे ही पर्वतों की ऊपरी हिस्सों में हिम की नदी बहती है, उसे हम हिमनद कहते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें कि यह अपर्दन और निक्षेपण को कैसे बताया गया है। ठीक है, यानी जो अपर्दन है इसमें निक्षेपण करते हैं, कैसे करते हैं इसको समझेंगे। जैसे कोई बर्फ़ है, यहाँ पर पहले से अगर यह बहेगा तो यहाँ पर जो सैल है ये भी साथ में क्या होगा? जाएगा। ठीक है, यानी जैसे कोई यहाँ पर बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ है यहाँ पर पहले से है, तो अगर यह बहेगा, ठीक है, बहेगा तो यहाँ पर जो सैल है साथ में ये भी जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है बर्फ़ बहेगा तो क्या होगा? यहाँ पर जो सैल है साथ में ये भी चला जाएगा और इसके जो निचले हिस्से में यही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यानी आप यहाँ पर देख सकते हो ढलान में क्या हुआ, यहाँ निचले हिस्से में भी यही होता है। ठीक है, यानी हिमनद के गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वे सुंदर झील बन जाते हैं। और हिमनद के द्वारा लाए गए जो पदार्थ हैं, जैसे छोटे छोटे सैल हैं, रेत हैं एवं तलचट हैं, मिट्टी निक्षेपित होते हैं, इन्हें ये निक्षेप हिमनद या हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनके कारण क्या होता है? निक्षेप और हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। इस चीज़ को ध्यान देना। आगे आपको बताया गया पवन के बारे में। पवन के बारे में बताया गया आपका इसमें कि जैसे एक रेगिस्तान इलाका है इसमें। ठीक है, रेगिस्तान इलाके में क्या होगा? जो अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया है मुख्य रूप से पवन के माध्यम से चलता है। ठीक है, वहाँ पर कोई ऐसे वहाँ पर वनस्पति नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होता है ये यहाँ पर ईजिली जो हवा चलता है उसके साथ क्या होता है, वहाँ पर जो रेती है उसको उड़ा कर ले चलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं है, वनस्पति नहीं है तो क्या होगा? हवा तेज चलता है। और आगे बताया गया इसमें कि रेगिस्तान इलाके में कुछ ऐसे सैल हैं जो नीचे बहुत ही पतले होते हैं। ठीक है, जो सैल हैं काफ़ी ज़्यादा पतले हैं। ठीक है, नीचे पतले हैं और ये क्या होते हैं? इसमें छत्ते की तरह होते हैं, यानी जैसे इस तरीके से जो सैल होते हैं इस तरीके से, नहीं ये नहीं है, फिर से बना दे रही हूँ, है ना, इस तरीके से हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार बार हवा बहेगा और बहने के कारण जो सैल है, सैल से हवा टकराकर सैल की जो निचली परत है, ठीक है, जो निचली परत होती है उसको क्या करती है? इसके हिस्से को अपर्दित कर देती है, यानी काट देती है और फिर जो ऊपरी हिस्सा है ऐसे ही बने रहता है। ठीक है, जो निचली हिस्सा है जो कटा हुआ है, ठीक है, और ऊपरी हिस्सा क्या है? ये पूरा वैसे ही बने रहता है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर क्या होता है? रेगिस्तान का यहाँ पर ये इस तरीका ऐसे होता है। ठीक है, इसको ध्यान देना। आगे बताया गया आपका बालू टिब्बा के बारे में। ठीक है, बालू टिब्बा के बारे में समझेंगे हम। बालू टिब्बा क्या है? बालू टिब्बा आपका पवन जब चलती है तो बालू को क्या करती है? अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो बालू होती है, जो रेत होती है, कण बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। ठीक है, जो वहाँ की जो रेती होती है बोल सकते हो, यानी जो रेत है क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, अब पतले और हल्के होने के कारण क्या होता है?
या साथ में अपने उड़ाकर ले जाता है, और जैसे बहाव रुकता है वह एक जगह गिर जाता है। जैसे स्पीड कम होगी तो वहीं पर ये गिर जाएगा। ठीक है, रुक जाता है। और ये क्या होता है, रुकने के कारण वहाँ पर एक पहाड़ी के रूप में, इसका पहाड़ के रूप धारण करता है। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है स्पीड कम होगा, जहाँ गिरेगा बार बार तो वहाँ पर पहाड़ का रूप धारण करते हैं। और इसे ही क्या बोला जाता है, बालू टिब्बा के नाम से। ठीक, इसको ध्यान देना कि बालू टिब्बा क्या होता है, तो इस चीज़ को माइंड में रखना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो बालू है, बालू दूर तक बहाकर ले जाता है और यह बड़े क्षेत्र में गिरता है, तो इसे भी क्या बोला जाता है, लोएस के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान देना। ठीक है, क्या बोला जाता है, लोएस के नाम से जाना जाता है। और चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। इसको, ये आपका फैक्ट है, इसको ध्यान देना। क्या आपका, चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, पूछा जाए तो आपका लोएस कहाँ पाया जाता है विशाल रूप से, तो चीन में। ओके, आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो डाउट होगा आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन को आप बनाएंगे इसमें। ठीक है, प्लेटें क्यों घूमती है, बहिर्जनिक और आंतरिक अंतर्जनित बल क्या है, इसको हमने अभी समझा है। अपरदन क्या है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, बालू टिब्बा क्या, अभी जस्ट समझें इसको। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है, चाप झील क्या है। ठीक है, जो नदियों से कट जाता है ना, जो रुक जाता है जल, उसे चाप झील कहते हैं। यानी इन सब चीज़ को आप बनाओगे क्वेश्चन, जो डाउट होगा आप उसको पूछेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।